लेकर चलेंगे पटना साहिब के मैदान में। यहाँ के लोग बीजेपी को ट्रस्ट करते हैं और मोदी जी को प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। दिल बनाने को गाली का ख्याल अच्छा है। यही वो पटना का गांधी मैदान है। यहाँ से जेपी ने जो हुंकार भरी, समूचे देश को प्रज्वलित कर दिया। जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं पटनावासी? हम कहेंगे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी अभी ठीक ठाक है। युवाओं के बारे में, देश के बारे में, हर चीज के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। रोड चमका रहे हैं हर इलाका में। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी के बनाए अब की तेजस्वी, हमको तो नीतीश कुमार अच्छा लगता है। जिधर लड़ रहेगा उधर दाब दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, सभ्यता की कहानी पटना, गंगा की रवानी पटना, हरमिंदर साहिब की कुर्बानी पटना, महावीर मंदिर वाला पटना, रेलवे जंक्शन वाला पटना, गोलघर वाला पटना, बिस्कोमान टावर वाला पटना, गांधी मैदान वाला पटना। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मैं आ चुकी हूं। आपको बताते चले, ये वो गांधी मैदान है जो समय समय पर तमाम राजनीतिक धाराओं का गवाह रहा है। ये वो गांधी मैदान है जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने एक वक्त पर खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया। ये वही गांधी का मैदान है जहां पर 1946 में रामधारी सिंह दिनकर की ओर से जेपी का स्वागत करते हुए भावी इतिहास तुम्हारा है की लाइनें पढ़ी गई थी। ये वही मैदान है जहां पर जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जेपी ने पटना से लेकर दिल्ली तक के तख्तो ताज को हिलाकर रख दिया था। ये वही मैदान है जहां पर समय समय पर राजनीति के अलग अलग विचारधाराओं ने जन्म लिया, अपने आप को मजबूत किया, भारी भीड़ के बीच में अपने अपने चुनावी राज का शंखनाद किया। लेकिन मौजूदा वक्त में हमारी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि गांधी मैदान से निकलते हुए लेकर चलेंगे पटना साहिब के मैदान में, जानेंगे वहां का खेल मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है। एक तरफ पटना साहिब से बीजेपी ने उतार दिया है मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, तो कांग्रेस पार्टी अपने हाथ को मजबूती देने के लिए अंशुल अभिजीत के सहारे है। लेकिन सत्ता के संग्राम में जनता किसका सहारा बनती है, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम पटना की सड़कों पर निकल पड़ी। पटना साहिब सीट पटना के शहरी इलाकों वाला लोकसभा क्षेत्र है जहां 10 साल में बदलाव की बहुत निशानियां नजर आने लगी हैं। लेकिन ये बदलाव उस सियासी बदलाव के आगे कुछ भी नहीं जिसकी बयार 5 दशक पहले इसी गांधी मैदान से बही थी। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी और उनके आंदोलन की याद आते ही इमरजेंसी की याद आना स्वाभाविक है। यही वो पटना का गांधी मैदान है जहां पर लोगों का अथाह समंदर उमड़ पड़ा था। यहां से जेपी ने जो हुंकार भरी, जो रोशनी दिखाई, उसने बिहार से निकलकर समूचे देश को प्रज्वलित कर दिया। मौजूदा वक्त में ये जानना जरूरी है कि उस समय का इतिहास क्या रहा था। और वो इतिहास उस किस्से का है जब कांग्रेस की सियासत से मुल्क का मोह भंग हुआ था। इसी बिहार की क्रांतिकारी धरती से संपूर्ण क्रांति की चिंगारी उठी थी जिसमें सत्ता का सिंहासन हिल उठा था। जेपी की उस बुनियाद पर पनपे दल और विचारधाराओं के टुकड़े पर आज भी उत्तर से दक्षिण तक सियासत परवाज भरती है। लेकिन जिस बिहार ने सियासत में बदलाव की बुनियाद रखी, वहां आजादी के 7 दशकों बाद क्या बदला है, इसके लिए हम पटना की सड़कों पर आगे बढ़ चले। चिलचिलाती धूप के बावजूद पटना की सड़कों पर आवाजाही कम नहीं थी। सड़क किनारे की एक छोटी सी दुकान में पहुंचे जहां पर लोगों की मौजूदगी थी। कैसा चल रहा है बिहार में, किस पार्टी का जोर दिख रहा है? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? पहले जो सरकार थी ज्वाइंट में चल रही थी। अच्छा। और अच्छा काम किया। क्या मुद्दा है बिहार का सबसे बड़ा? बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा है। हाँ। नौकरी का मुद्दा है। जातिगत जनगणना पर वोट पड़ेगा क्या? जातिगत जनगणना पे वोट पड़ने का मैम उतना संभावना तो है नहीं। सही है या गलत? ये एक नाते से देखा जाए तो सही नहीं है। हम कहेंगे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना कराने से फायदा क्या हुआ इस चीज को? वैसे जातियों की गिनती का बिहार की जनता को फौरी तौर पर ये फायदा जरूर मिल गया कि जाति गणना के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण बढ़ा दिया।
नए कानून के मुताबिक अनुसूचित जाति को 20%, जनजाति को 2%, ओबीसी को 43% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रावधान है। इस तरह बिहार में जातिगत आबादी और गरीबी के हिसाब से कुल 75% आरक्षण देने का कानून बन चुका है। इसी के बाद सरकारें 50% की सीमा तोड़कर ज्यादा आरक्षण देने के फैसले कर रही हैं। और इसी का नतीजा है कि बिहार जैसे लोकतांत्रिक जमीन पर आज सियासत की धारा जाति का किनारा पकड़कर ही बहती है। देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो एक सिर्फ गिनती है, क्योंकि बिहार का जो भी वोट वगैरह जो भी पड़ता है वो सिर्फ एक ही चीज पर पड़ता है, या तो सरकार काम करे या सरकार न काम करे। वोटिंग के दिन मतदाता भले ही जाति पर जाते हों, वोट भले ही जाति पर पड़ जाते हों, लेकिन यहाँ जनता का मुद्दा जाति नहीं कुछ और दिखता है। पटना का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए बेहतर पार्टी कौन सी है जो ख्याल रखती है युवाओं का? युवाओं के बारे में, देश के बारे में, हर चीज के बारे में मोदी जी सोच रहे। जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार के युवाओं को इतना भरोसा है, पटना साहिब लोकसभा सीट पर उस बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिर नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या किया और क्या करने वाले हैं, इसी पर बातचीत करने हमारी टीम रविशंकर प्रसाद के घर जा पहुंची। नाश्ते के टेबल पर अपनी पत्नी माया शंकर के साथ बैठे रविशंकर प्रसाद ने इस बार के चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बिहार में जब भी आओ, अगर चूड़ा दही नहीं खाओ तो बात अधूरी लगती है, और बात इसलिए भी अधूरी लगती है रविशंकर प्रसाद जी साथ हो और राजनीति की बात नहीं हो। आपके घर में हमारी मौजूदगी है और तरह तरह के पकवान में देखी हूँ, खासतौर से बिहारी तड़का लगा हुआ। और माया शंकर जी भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले चुनाव की कैसी चल रही है तैयारी आपकी? पटना मेरे रग रग में, मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहाँ, पटना के साथ एक भावनात्मक लगाव है। इस बार कितनी टफ फाइट मिल रही है उधर से? एक मेरा वसूल आप जान लीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत है, मैं उनका नाम नहीं लूं। क्यों? मैं नीति की बात करता हूं, मैं प्रधानमंत्री के काम की बात करता हूं, आपका विजन क्या है ये बात करता हूं, मेरा विजन क्या है ये बात करता हूं। तो ये मैंने निर्णय किया है। अब इतनी गोल गोल जलेबियां जो आपने प्लेट में सजा के रखी हुई हैं नाश्ते के लिए, खाता भी हूं। लेकिन राजनीति तो इतनी गोल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव जिस फॉर्म में है वो रोजगार के, महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों को बड़ा घेर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट का साथ मिलने के बाद बड़े उत्साहित होकर चुनावी मैदान में है। तेजस्वी बाबू कितनी सीट लड़ रहे हैं? 23। जीतेंगे कितनी? पिछली बार तो नहीं खाता खुला था उनका, तो बिहारी भाषा में कहूं 0 बटा सन्नाटा। इस बार भी रहेगा उनका। और क्या, देखिए क्या होगा। तो आप कितनी नौकरी देंगे? सरकार का पता नहीं, आपको कभी आएगी नहीं, आप उसमें क्या बनेंगे पता नहीं। तो दिल बनाने को गाली पे ख्याल अच्छा है। लेकिन वो तो बार बार दावा करते हैं कि जितने दिन भी नीतीश कुमार के साथ वो रही सरकार में, नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। कि नीतीश कुमार ने किया, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, मुझे मुख्यमंत्री थे ना। अब इतने सारे मुद्दों पर आप घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सनातन का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये डर बीजेपी की ओर से क्यों दिखाया जा रहा है? एक परसेप्शन बढ़ रहा है। राहुल गांधी आजकल माओवादी सोच के अंतर्गत हैं, जिससे बहुत सारे कांग्रेसी भी प्रसन्न नहीं है। तो इसका मतलब क्या? आप सर्वे कराएंगे, संपत्ति लेंगे, तो क्या करेंगे? उनका देखिए, उनका जो पूरा मैनिफेस्टो है चित्रा जी, आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार है, 17 बार अल्पसंख्यक का नाम है, और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज भी अल्पसंख्यक बनाएंगे। ये बोला जाता है क्या? हाई कोर्ट के जज बनाएंगे। 3 तलाक पर उन्होंने क्या किया था? देश की मुस्लिम बेटियों बहनों को उस अंधकार से निकालने का प्रयास था। मेरा परम सौभाग्य पीएम के आदेश पर मुझे करने का मिला था कानूनी के रूप में। लालू जी ने विरोध किया, सोनिया जी ने विरोध किया, वामपंथी ने विरोध किया, जबकि क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या जॉर्डन, क्या मलेशिया, क्या इंडोनेशिया, हर जगह इस पर नियंत्रण हुआ है। तो ये भी आप नहीं करेंगे तो हम क्यों नहीं कहेंगे? ये आरोप मुसलमानों पर नहीं है, ये उनकी मुस्लिम सोच पर आपत्ति है कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में किस हद तक फंसे हुए हैं, देश क्या बनाएंगे। तो वो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार इनको इसलिए करना है क्योंकि संविधान बदलना है आप लोगों को, और उसको मुद्दा बना रहे हैं। बेबुनियाद, बेशर्म बात है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है, मैंने कहा है,
एज ए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। भारत के संविधान का हम पूरा सम्मान करते हैं, याद है ना आपको। और ये कौन लोग हैं और लालू जी किसके साथ बैठे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान को बदलने की कोशिश की थी, जजेस को सुपरसीड किया था, लोगों के मौलिक अधिकार छीने थे, कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका ऐसे बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किया था, HR खन्ना ऐसे लोकप्रिय जज को सुपरसीड किया था। ये क्या बात करते हैं। राम मंदिर को लेकर बड़े जोर शोर से बीजेपी चुनाव प्रचार में भी आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री से लेकर जितने नेता हैं बता रहे हैं कि भैया हमने नहीं बनवा दिया है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर मिलेंगे वोट आप लोगों को? देखिए, पहली बात जान लीजिए, राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। जब से 89 से बीजेपी ने लिया पालमपुर में, तो कितने चुनाव हुए गए, लेकिन राम मंदिर का विरोध ये मुद्दा है वोट बैंक के लिए। मैं बेशर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि आपको निमंत्रण मिला, क्या सोनिया जी, क्या सबको, आप वोट बैंक के कारण नहीं गए। ये सोच क्या है भाई, ये क्या सोच है? आप चले जाते, दर्शन कर लेते, अच्छी बात है। तो ये बड़ी सोच है। जीत रहे हैं। अब ये तो मैं दावा नहीं करता, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो परंपरा है, हाँ। अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हरा सकता हूं तो मेरा रिकॉर्ड है ना। और ये सीट भाजपा की है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। यहाँ के लोग बीजेपी को ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने हम लोग का काम देखा और मोदी जी को प्यार करते हैं, और मोदी जी से ही स्थायी सरकार की उम्मीद है और भारत के विकास की उम्मीद है। रविशंकर प्रसाद को जीत का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि अभी पटना साहिब और पटना लोकसभा सीट पर दल चाहे जो भी हो, हमेशा से कायस्थ उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। चाहे वो पटना के पहले सांसद सारंगधर सिन्हा हो, या कांग्रेस के राम दुलारी सिन्हा, या लोक दल के महामाया प्रसाद सिन्हा से लेकर बीजेपी के शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव और शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर अब रविशंकर प्रसाद तक। पटना से सबसे ज्यादा बार कायस्थ उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि पटना की सड़कों पर जब आप घूमते हैं तो वहां गांधी आश्रम के संदेश समाज को जाति धर्म से ऊपर भाईचारे का संदेश देते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जातीय आंकड़ा ये बताता है कायस्थों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। यादव और क्षत्रिय समाज के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लोगों की तादाद 6.12% के आसपास आकर ठहरती है। और जाति के इसी फॉर्मूले का फायदा इस सीट पर हर दल को मिलता रहा है। इस बार तो बीजेपी के लिए इस सीट पर जाति से अधिक मोदी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को विकास दिखाई देता है। चाहे वो बिहार में म्यूजियम, सभ्यता द्वार जैसे लैंडमार्क हो, या एलिवेटेड रोड्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में 6 घाट हो, या पुल, पार्क, मरीन ड्राइव, सिटी बस सर्विस से लेकर CNG, PNG सर्विस और पटना मेट्रो तक लोग विकास होता हुआ देख रहे हैं और काम पर भरोसा करते दिखाई देते हैं। ये बताइए, आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? नेता कौन पसंद आता है? हमको नेता तो मोदी जी पसंद है। ये है क्यों? अब अच्छा काम कर रहे हैं, रोड चमका रहे हैं हर इलाका में। जब से नीतीश बैठा है, अब सब जात को पैसा मिलता है, नीचा ऊंचा सब जात सबको मिल रहा है। हाँ, सब जात को। नेता कौन सा पसंद आता है? तेजस्वी। हमको तो नीतीश कुमार अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि काम किए हैं अच्छा। इतना उनको पलटू राम लोग कहते हैं। वो तो गलत बात है, कहता तो कह दीजिए। हाँ, आप लोग पे फर्क नहीं पड़ता है कोई भी? इस बार किसकी सरकार, मतलब एनडीए या महागठबंधन? हम तो एनडीए में जीत देते हैं। एनडीए वाले को ही हमेशा नीतीश जी के फैन है। आप बताइए, क्या है माहौल? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अच्छा, उसके सिवा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। किसका जोर चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो जोर चल रहा है। आपकी सोच है कि हम आपकी राहुल गांधी के बनाए, आपकी राहुल गांधी को बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ। अब देखिए, 15 लाख का बात हुआ था तो 15 लाख रुपए में 15 रुपया भी हम लोग के अकाउंट में नहीं आया। हाँ। अभी वेंडर कार्ड बनाया या मोदी योजना की तरफ से हम लोग को 10-10 हजार रुपए मिला दुकान खोलने के लिए। हाँ। दुकान खोल दिया, दुकान चलाने नहीं देते, तो कमाने खाने देने तो नहीं दिया, तो सरकार कैसे बढ़िया माना जाए? ऑटो चलाने वाले ड्राइवर हैं और हम लोग का कहीं भी पकड़ा जाता है, गाड़ी किसी भी वजह से पकड़ा जाता है, उसमें फाइन काट दिया जाता है। बेवजह मान लिया जाए कि थोड़ा सा नो पार्क में चल गया तो भाई 5,000 काट दो, 2,000 काट दो। पटना के मतदाताओं में विकास के नाम पर मोदी फैक्टर दिखता है, लेकिन वोटर तक बेरोजगारी का मुद्दा पहुंचाने में तेजस्वी यादव भी कामयाब हुए हैं। और एक तथ्य ये भी है
पटना साहिब के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, फतुहा और पटना साहिब में से बख्तियारपुर और फतुहा पर आरजेडी के विधायक हैं। बाकी चारों सीट पर बीजेपी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ बाबू जगजीवन राम के नाती और मीरा कुमार के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल क्या सोचते हैं, हमने उनसे भी बातचीत की। आपके लिए अंशुल अभिजीत जी, चुनौती कितनी बड़ी रहने वाली है? देखिए, चुनौती तो है आवाम का विश्वास जीतना। कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारा कांग्रेस पार्टी का एक सकारात्मक मुद्दा है, हमारी गारंटीज है और भाजपा की तरह ये गारंटीज हम मुकम्मल करते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पुष्टि हो चुकी है इस बात की। महिला सशक्तिकरण हो या सामाजिक न्याय हो, आर्थिक विषमताओं को दूर करना हो, बेरोजगारी, मंदी, मुफलिसी, ये सारे मुद्दे हैं, इनको दूर करना है। आर्थिक समस्याएं हैं, तो ये हमारे मुद्दे हैं। पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से मात दी थी, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी आपको लग रहा है कि यहाँ से जो आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करेंगे? मुझे लगता है मेरी जीत यहाँ से निश्चित होगी। यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हो या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की चिंता कम मतदान को लेकर है। प्रचंड गर्मी के बीच कम मतदान प्रतिशत ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ाई हुई है। यही कारण है कि पटना के अलग अलग हिस्सों में जब आप घूमते हुए जाएंगे तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स चुनाव आयोग की ओर से लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है छुट्टी नहीं मनाना है, वोट देने जाना है। वैसे भी पटना साहिब सीट शहरी इलाका है और मतदान के दिन गाँव के मुकाबले शहरी मतदाता बूथों तक कम ही पहुँचते हैं। इसीलिए आयोग से लेकर राजनीतिक दलों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने की है। यही वो पटना है जहां पर इंडिया गठबंधन अपने पूर्ण स्वरूप में आने के पहले विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा और बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की गई थी। हालांकि गुजरते वक्त के साथ उस गठबंधन में गांठें पड़नी शुरू हो गई। अलग अलग हिस्सों में जाकर तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां रहीं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर लिया और चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को मजबूती से उतारा है बीजेपी के सामने। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इंडिया गठबंधन कितनी कड़ी और बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे पाता है और पटना साहिब लगातार 3 बार से जीत रही बीजेपी क्या चौथी बार भी चौका लगाने में रहेगी कामयाब या फिर यहां पर अंशुल बाजी मार ले जाएंगे। आगे क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर।